हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं प्रियंका वाजपेयी टेक्निकल क्लासेस से। हम लोग यूपीपीसीएल 2015 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, विथ ऑप्शन सॉल्व कर रहे हैं। आज उस पेपर का पार्ट 3 है जिसे मैं लेकर आई हूँ। इसमें देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा गया है। सिंगल फेज मोटर सेल्फ स्टार्टेड नहीं हो सकती क्योंकि वह ऑप्शन ए दे रखा गया है, केवल एक वाइंडिंग पर पर्याप्त घूर्णन बल नहीं दे सकती। नंबर बी, कमजोर मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करती है। सी, 230 वोल्ट पर चलती है। एंड डी, पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करती है। देखिए इसमें होता क्या है। सिंगल फेज मोटर में इसमें एक रोटर होता है, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ एंड साउथ पोल होते हैं। अब इसमें हम सिंगल फेज सप्लाई अगर देते हैं तो दोनों तरफ टार्क पैदा हो जाता है, नॉर्थ में भी हो जाएगा और साउथ में भी हो जाएगा। जब नॉर्थ और साउथ में दोनों में मैग्नेटिक फील्ड मतलब टार्क उत्पन्न हो जाएगा तो मोटर रोटेट नहीं कर पाती है। मोटर का जो रोटर होता है वो रोटेट नहीं कर पाता। इसे ही हम फेरारिसिस सिद्धांत भी कहते हैं। ये डिप्लोमा का है फिलहाल क्वेश्चन कि फेरारिसिस सिद्धांत किसे कहते हैं, तो इसे ही हम फेरारिसिस सिद्धांत कहते हैं। किसे कहते हैं? जब हम सिंगल फेज मोटर के रोटर को सप्लाई देते हैं और वो दोनों तरफ टार्क बना देता है। सिंगल फेज सप्लाई देने पर टार्क जब दोनों तरफ बनता है तो रोटर रोटेट नहीं कर पाता है। देखिए मैंने लिख भी दिया है, यदि मोटर को हम सिंगल फेज सप्लाई देते हैं तो दोनों तरफ टार्क बनेगा, यह रोटर को रोटेट नहीं कर पाता है। इसी को ही हम बोलते हैं पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। इसे ही हम फेरारिसिस सिद्धांत कहते हैं। तो किस कारण इसमें क्या उत्पन्न हो जाता है? पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है। तो फिर देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था। एक मोटर का सेल्फ स्टार्ट नहीं हो सकती क्योंकि वह एक वाइंडिंग पर घूर्ण बल नहीं दे सकती है, कमजोर मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करती है। लेकिन इसमें डायरेक्ट आंसर दे रखा गया पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करती है, इसलिए नहीं हो सकती। तो इसका ऑप्शन डी आंसर होगा। आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ओवरहेड लाइन में कंडक्टर को जोड़ने वाली स्लिप किस धातु की बनी होती है? ऑप्शन दे रखा गया है ओनली स्टील की, ओनली कॉपर की, ऑन कंडक्टर की धातु, एल्युमिनियम की धातु। दोस्तों याद रखिएगा, वैसे तो अगर ऑप्शन में ये है एल्युमिनियम की धातु तो हम एल्युमिनियम की धातु से ही जोड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर दे रखा है कंडक्टर को जोड़ने वाली स्लिप किस धातु, तो जिस धातु का कंडक्टर होगा उसी धातु की हम स्लिप्स का प्रयोग करेंगे। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। मैंने नीचे नोट में लिख दिया है, आप लोग भी ऐसे नोट बनाते जाइएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि इसमें अभी तक का जितने भी TG2 के पेपर हुए हैं वो सारे पेपर को आपको सॉल्व मिलेगा। DMRC, LMRC, DRDO सभी पेपरों का सॉल्व आपको विथ ऑप्शन पूरा मिलेगा। आप इसे अदर स्टेट में भी कर सकते हैं, क्योंकि हम JMRC वगैरह भी और वहाँ पे जो हेल्पर टेक्निकल का एग्ज़ाम होता है उसके भी पेपर आपको यहाँ पे फुल सॉल्व विथ ऑप्शन के साथ मिलेंगे। जो भी प्रॉब्लम हो मेरा नंबर सेव करिए, मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में यदि आवृत्ति फ्रीक्वेंसी को घटाकर मूल फ्रीक्वेंसी की 1/4 कर दी जाए तो करंट कितनी हो जाएगी? फिर से क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। प्योरली कैपेसिटिव कोई सर्किट है में यदि फ्रीक्वेंसी घटा दी जाए और मूल फ्रीक्वेंसी की 1/4 कर दी जाए तो करंट कितनी होगी? ऑप्शन दे रखा है, ए 4 गुना बढ़ जाएगी, आधी रह जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। तो सबसे पहले हम कैपेसिटिव सर्किट का फॉर्मूला देखते हैं क्या होता है। नोट कर लीजिएगा इसको, XC बराबर 1/2πfc, 2πfc हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या है, XC प्रोपोर्शनल 1/f। मतलब क्या हुआ, यदि हम इसको बढ़ाकर या इसको घटा देंगे, इसको बढ़ाएंगे तो ये कैपेसिटिव घटेगा, अगर हम इसको बढ़ाते हैं तो ये घटता है, अगर इसको घटाते हैं तो ये बढ़ता है। तो यहाँ पर दे क्या रखा गया है, अगर फ्रीक्वेंसी 1/4 कर दी जाए, सपोज मैंने इसको 1/4 कर दी, आवृत्ति को 1/4 करने पर इसको मैंने यहाँ पर 1/4 कर दिया, तो ये यहाँ पर डिवाइडेशन में चला जाएगा, मतलब ये 4 गुना
हो जाएगी। ये फॉर्मूला भी लिख लीजिएगा, XC बराबर V अपॉन IC होता है। अगर XC बराबर 1/4 गुना हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए क्या है, XC बराबर VC अपॉन IC। आपको पता होगा, आपने ओम्स लॉ पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं आगे बताती जाऊंगी। XC बराबर VC अपॉन IC। इसमें क्या, अगर XC 4 गुना हो गई तो IC पे करंट आधी जाएगी। यहाँ पर आपने क्या देखा, XC प्रोपोर्शनल 1 अपॉन F, मतलब फ्रिक्वेंसी को 1/4 कर दिया तो क्या XC 4 हो गया। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है हमसे, करंट पूछ रहा है, तो करंट के फॉर्मूले में हम आ गए। XC बराबर VC अपॉन IC होता है। XC हो गया कैपेसिटिव, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, ये हो गया कैपेसिटर में वोल्टेज, ये हो गया कैपेसिटर में करंट। अगर ये इतनी है तो अगर ये 4 है तो ये नीचे वाली कितनी हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। तो ये ऑप्शन डी है, 1/4 हो जाएगी। समझ में ना आए तो मेरे YouTube चैनल पे मैसेज के थ्रू मेरे से पूछते जाएं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इल्यूमिनेशन के संदर्भ में अवमूल्यन गुणांक मतलब डिस्पर्शन फैक्टर का क्या बताता है। कमरे की स्थिति को बताता है, वोल्टेज की प्रवृत्ति को बताता है, इंस्टॉलेशन की कीमत बताता है, लैंप से प्रकाश की कमी बताता है। दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, इसको पढ़िएगा बुक से। डिस्पर्शन में होता है जो भी लैंप में गंदगी हो जाती है तो उससे उसमें प्रकाश कम आने लगता है, यही होता है डिस्पर्शन फैक्टर। तो यहाँ पर दे रखा है लैंप से प्राप्त प्रकाश की कमी, तो ऑप्शन डी सही होगा। इसमें नोट डाल के लिख लीजिएगा क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन का लेवल बढ़ा है ना पेपर का, वो यहीं से बढ़ा है, इन सब चीज़ों से, न्यूमेरिकल पोर्शन से और कुछ कुछ अंदर से फैक्टर्स वगैरह पूछने से। डिस्पर्शन फैक्टर का मान लगभग 1.2 से 1.4 तक होता है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सी मोटर मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क देती है। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, सैडेड पोल मोटर, रिलक्टेंस मोटर, यूनिवर्सल मोटर। अगर लोग इसमें कैपेसिटर को लगा हुआ देखेंगे तो लगा देंगे कैपेसिटर, क्योंकि हाई टॉर्क पैदा करता है, पावर फैक्टर को बढ़ाता है, तो लोग सोचेंगे कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। नहीं, लेकिन यूनिवर्सल मोटर ऐसी मोटर है सिंगल फेज में जो सबसे ज्यादा स्टार्टिंग टॉर्क देती है। तो इसमें आंसर लगाइएगा यूनिवर्सल मोटर। इससे रिलेटेड और क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं वो देखिए। यूनिवर्सल मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क, ये लिख लीजिएगा, यूनिवर्सल मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क फुल लोड टॉर्क का 4/5 गुना होता है। यूनिवर्सल मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क फुल लोड टॉर्क का 4.5 गुना होता है। अगर परसेंटेज में पूछा जाता है तो ये 450% होता है। और यूनिवर्सल ऐसी मोटर है जो AC DC दोनों सप्लाई पर कार्य करती है। आगे बढ़ूं, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अल्टरनेटिंग वेव फ्रॉम में RMS वैल्यू कितनी होती है या किस पर निर्भर करती है। तरंग के रूप में, आयाम पर निर्भर होती है, आवृत्ति पर निर्भर होती है, आवृत्त काल पर निर्भर होती है, सदैव स्थायी रहती है। भैया ये तरंग रूप के आयाम पे निर्भर करती है। AC हमारी कैसे चलती है, AC हमारी इस तरीके से चलती है, पॉजिटिव से निगेटिव चलती है। बट AC तो कई प्रकार की होती है, हर AC तो कई प्रकार की होती है, तो ये कैसे निर्भर करेगी, अलग अलग करती है। अब आगे देखते हैं, साइन वेव, ये जो मैंने सिंबल बनाया है, ये बना हुआ है, ये साइन वेव का है। साइन वेव में RMS वैल्यू बराबर होता है हाईएस्ट वैल्यू, इसमें मल्टीप्लाई बाई 0.707 करते हैं, ठीक है। अगर हाईएस्ट वैल्यू बराबर बटे √2 हो जाता है। इस फॉर्मूले को नोट करते चलिएगा, कैसे अप्लाई करते हैं, आगे न्यूमेरिकल भी हैं, मैं उनको बताती चलूंगी आप लोगों को। बस मेरा चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते चलें। उसके बाद देखिए ये स्क्वायर वेव, स्क्वायर वेव में इस तरीके का बनता है, ये देखिए, ये स्क्वायर वेव जो मेरे लाइव लेक्चर लेते हैं घर पर आकर, उन्हें बता चुकी हूँ मैं। ये स्क्वायर वेव है। स्क्वायर वेव में क्या होता है, स्क्वायर वेव में RMS वैल्यू बराबर होता है हाईएस्ट वैल्यू, स्क्वायर वेव में RMS वैल्यू बराबर हाईएस्ट वैल्यू। और एक होता है सा वेव, इसमें RMS वैल्यू बराबर हाईएस्ट वैल्यू अपॉन √3। सा मतलब होता है RE, RE के समान ये वेव चलता है। ओके,
आप समझ गए ना। साइन वेव में अगर आरएमएस वैल्यू बराबर हाईएस्ट वैल्यू, आरएमएस वैल्यू हाईएस्ट वैल्यू सब बराबर होगी इनटू 0.707, और अगर हाईएस्ट वैल्यू अपॉन √2। स्क्वायर वेव में क्या होगी, आरएमएस वैल्यू बराबर हाईएस्ट वैल्यू, और सा वेव में आरएमएस वैल्यू बराबर हाईएस्ट बटे √3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक गीजर में थर्मोस्टेट किस प्रकार जुड़ा रहता है? फ्यूज के पैरेलल में, इलेक्ट्रिक सप्लाई के छोरों पर, और तापन अवयव के श्रेणी में, तापन अवयव के पैरेलल में या समानांतर में। अब देखिए ये मैंने डायग्राम बना के आपको समझाने की कोशिश करी है। ये पूरा जो है ये दिख रहा है, ये पूरा गीजर है, और इसमें ये जो लगे हैं ये इनलेट वॉल्व लगे होते हैं। ये इनलेट वॉल्व इनपुट आउटपुट का होता है, और ये इनलेट वॉल्व जो होता है वो इनपुट का होता है, और ये बीच में तापमान अवयव लगा हुआ है, ठीक है। और इसके बीच में ये लगा हुआ जो है ये क्या है, थर्मोस्टेट। तो थर्मोस्टेट इसके सीरीज में लगा रहता है, आप समझ गए होंगे। ये ताप नियंत्रक कॉइल है, ठीक है, और उसके बाद ये इसमें ये लगा हुआ है थर्मोस्टेट। तो इसमें हम ऑप्शन देखते हैं, क्या लिखा है, फ्यूज के पैरेलल में, इलेक्ट्रिक सप्लाई के छोरों पर, तापमान अवयव के मतलब वही टेम्परेचर कॉइल के श्रेणी में, तापमान अवयव के पैरेलल में थोड़ा सर्दी हो गई है इसलिए आवाज़ को प्रॉब्लम कर रही है, आज कुछ ज़्यादा ही कर रही है, वैसे तो मेरी आवाज़ भारी है तापमान अवयव के पैरेलल में, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। अब एक नोट डाल के ये लिख लीजिएगा, तापमान अवयव के श्रेणी में जो ताप नियंत्रक या थर्मोस्टेट को लगाते हैं उसकी सेटिंग जो करते हैं वो 32 डिग्री सेंटीग्रेड से 88 तक ही होती है। कभी कभी पूछते हैं कि कितना गर्म तक पानी मुझे देगा, कितने सेंटीग्रेड तक देगा, तो इसकी जो सेटिंग करते हैं वो 32 से 88 सेंटीग्रेड तक ही होती है। ओके, एक पॉइंट जो मैं नोट्स लिखा रही हूँ नीचे, इसको नोट जरूर करते चलिएगा क्योंकि थोड़ा सा यही डिस्क्राइब है। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतने ही क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। मैं वीडियो बहुत जल्दी डालने की कोशिश करूंगी कि आपको सारे पेपर TG2 के सॉल्व करवाती चलूँ विद ऑप्शन। बस आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। ओके।